तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं 11th के चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। ठीक है, तो पोलैरिटी इन बॉन्ड्स क्या होता है, किस तरीके से पोलैरिटी आती है बॉन्ड्स में, और उसके बाद पोलैरिटी के बाद अपन बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो आज अपन पढ़ेंगे। पोलैरिटी इन बॉन्ड्स का मतलब होता है कि बॉन्ड्स के अंदर पोलैरिटी आना, मतलब पोल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अपन जब बात करते हैं कि अपन ने दो बॉन्ड्स के बारे में बात की है, कोवैलेंट बॉन्ड और एक पढ़ा है अपन ने आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। तो कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, जो एक आइडियल कंडीशन को लेकर चले कि वो 100% कोवैलेंट है या आयोनिक है। कोई भी बॉन्ड 100% कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं होता या 100% कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता है। हर बॉन्ड, जैसे अब कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे, और अगर आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट बॉन्ड है, 100% बॉन्ड है, वो कोवैलेंट ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो होती है आइडियल कंडीशन, कभी फॉलो हो ही नहीं सकती। इसके बाद जब बॉन्ड्स की पार्ट की जब बात की जाती है तो कोवैलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड एक तो होते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर टाइप, और एक होता है पोलर टाइप। ठीक है, तो नॉन पोलर टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि जो होमोन्यूक्लियर बॉन्ड होते हैं, जिसमें होमोन्यूक्लियर बॉन्ड होते हैं। होमोन्यूक्लियर बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे कि जिसमें जो बॉन्ड बन रहा है उसके दोनों एटम्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम है या एक जैसे हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके के कॉमन जो मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, बीच में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो दोनों साइड से इक्वली अट्रैक्टेड रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई साइड ज्यादा खींच रही है और कोई साइड कम खींच रही है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है वो इक्वली अट्रैक्टेड रहता है। इक्वली अट्रैक्टेड मतलब दोनों ही न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। बट जब आप इसकी बात करते हैं पोलर बॉन्ड की, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की, तो सबसे पहले तो ये केस अपने को देखने को मिलता है हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स में। हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड मतलब जिसमें दोनों ही एटम अलग अलग होते हैं, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, है ना। तो इनको बोला जाता है हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड। और हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड में क्या होता है कि जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि इनके ऊपर पार्शियली चार्ज या पार्शियल पोल बन जाते हैं। पार्शियली चार्ज कैसे आता है, जैसे अपन यहाँ पे एक HCl के एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं कि ये इस HCl की साइड क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, और ये H+ की साइड क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि इस H+ पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसको जो कहा जाता है, इसको पार्शियल पॉजिटिव बोला जाता है, इसको बोला जाता है पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, और दोनों में क्या हो गया है अपने कि एक तो एक पोल नेगेटिव है, एक पोल पॉजिटिव है, और इस तरीके से जनरेट होने पे इसमें क्या आ जाते हैं, आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना हेटेरोन्यूक्लियर, जिसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जिसमें पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोल्स प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस साइड कम अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपना टॉपिक मेन स्टार्ट करते हैं। ये तो थे पोलैरिटी इन बॉन्ड्स था। ठीक है, अपना जो मेन टॉपिक है वो है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो सबसे पहले तो जनरेट किसमें होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी मतलब एक एसेंशियल नीड है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, उसमें डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है कि डिस्टेंस जो है सेंटर्स की उसको और चार्ज को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो अपने पास जो मोमेंट आता है उसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। इन दोनों पोल्स का जो मोमेंट है वो कितना होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला है, इसको लिखा जाता है Q, इसको लिखा जाता है डिस्टेंस को D, और इसको लिखा जाता है डाइपोल मोमेंट को म्यू से, और इसका फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डाइपोल मोमेंट पे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है आपको चार्ज दिया हुआ होगा, डिस्टेंस दी होगी, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना होगा, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है, जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट इसकी होती है डिबाई, ठीक है। डिबाई यूनिट होती है जो कि एक साइंटिस्ट के नेम पे है, और 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33564 into 10 की पावर -30 कूलाम्बिक मीटर, है ना। कूलाम्बिक मीटर जिसको अपन लिख सकते हैं सीएम, या लिख सकते हैं इसको कूलाम्बिक मीटर, ठीक है। कूलाम्बिक मीटर या सीएम। तो ये 1 डिबे का वैल्यू होता है, और जो भी डाइपोल मोमेंट आएगा वो अपन डिबे में काउंट करते हैं, पीछे उसकी यूनिट लगती है उसकी डी। एक और बात, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन में होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जो कि डायरेक्शन में होती है, और जिस तरीके से फिजिक्स में जो भी डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है उसको इस तरीके से एरो लगा के शो किया जाता है उसके ऊपर। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि डाइपोल मोमेंट जो आपके है उसको शो करने का तरीका कुछ इस तरीके से, ठीक है। जिसमें ये एरो का हेड जो है वो तो रहेगा नेगेटिव साइड, और एरो का जो ये पार्ट है वो रहेगा पॉजिटिव साइड। इस तरीके से डाइपोल मोमेंट को शो किया जाता है। जैसे अपन यहाँ पे अपन ने HCl लिखा है, तो HCl को जिस टाइम लिखा जाएगा तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि मतलब चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ पर हो रहा है। मतलब इन दोनों का जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ जा रहे हैं, Cl के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से HCl को लिखा जाएगा, या HF को भी अगर लिखना चाहें तो HF को भी इसी तरीके से लिखा जाएगा कि ये डाइपोल ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ये तो बात हो जाती है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट की, बट जब आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप एक बॉन्ड के डाइपोल से पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल पता नहीं कर सकते। तो जब भी बात पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आती है तो वहां पे पूरा बॉन्डिंग अरेंजमेंट देखिए और उसके बाद एवरेज डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एवरेज डाइपोल मोमेंट को देखा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है वो अभी अपन देखते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल सबको पता है ना। तो जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपके हाइड्रोजन हो गया है वाटर मॉलिक्यूल का, ये आपके ऑक्सीजन, और देन ये आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। अच्छा, एक बात ये आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या सीन है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ये कह सकते हैं होल्डिंग कैपेसिटी, या इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ पकड़ कर रखने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम दिया जाता है। नॉर्मली आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, अपने को जो पढ़ना है उसी के बेसिस पे बता देते हैं, ठीक है। ओके, देन इस तरीके से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना यहाँ तक ही चलता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, और सबसे कम यहाँ पर लिथियम और हाइड्रोजन एंड ऑल, इनकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अपने को ये जो फंडा है ये याद रखना है अभी। हालांकि अपन आगे के चैप्टर्स में इसको कंप्लीट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को, बट अभी अपने को इतना फंडा याद रखना है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब भी आप अप टू डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अपन H2O के मॉलिक्यूल में देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि ये बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट है, ये बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट का क्या है कि यहाँ पे अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं,
यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे दोनों ही एक साइड आ रहे हैं, मतलब ये इसका रिजल्टेंट हो गया, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, इसलिए इसको इसका म्यू है इस तरीके से लिख दिया जाएगा, म्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब म्यू जो है डाइपोल मोमेंट इसका कुछ ना कुछ होता है। कुछ केसेस में आप देखेंगे, जैसे अपन नेक्स्ट केस लेते हैं BeF2 का, तो BeF2 में जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस साइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही बॉन्ड का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, बट जब इसके टोटल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट किया जाता है तो एक कुछ इस साइड है एक इस साइड है, मतलब कैंसिल हो जाते हैं दोनों, मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट वो कितना है, 0 है, मतलब दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0, और ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 आ गया, और 0 आने के कारण ये क्या हो गया यहाँ पे कि इस पूरे मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है, सिर्फ एक बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट आता है, बट जब कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात आती है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं BF3 का, BF3 बनाते हैं अपन। तो जब BF3 की बात की जाती है तो BF3 में ये बॉन्ड जो है इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरीके से, और इस बॉन्ड का इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट देखते हैं, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये है और इस बॉन्ड का ये है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आ गया इसका, 0, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इनके डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है तो अपन उस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और उसी क्वेश्चन को इस डाइपोल मोमेंट के फंडे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि जो NH3 है उसका डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा क्यों होता है। एक क्वेश्चन आता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट जो होता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि why NH3 show higher dipole moment than NF3। तो बात ये करते हैं कि जब दोनों की ये स्ट्रक्चर बनाई जाएगी तो दोनों की स्ट्रक्चर में क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी, और दोनों के पास क्या है, लॉन पेयर है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो मैं ये मुंह की तरह दर्शा रहा हूँ ये लॉन पेयर है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बचते हैं। इसके लो स्ट्रक्चर बना के देख लेना, 1 1 1 3, नाइट्रोजन के टोटल 5 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी जब बात की जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से NF3 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब जब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट होगा तो फर्स्ट अपन यहाँ पे करते हैं कि लॉन पेयर का डाइपोल मोमेंट अपर साइड आएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन वाला डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, अपर साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब इसका टोटल डाइपोल मोमेंट किस तरीके से आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज्यादा पॉजिटिव आएगा। बाकी जब आप यहाँ पे आओगे NF3 में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट लॉन पेयर का तो अपर साइड है, बट नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की साइड आ जाएंगे इसके एरो, इसका मतलब कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरीके से इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कंप्लीटली 0 नहीं होगा, बट अमाउंट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, लो होगा, या इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी जाती है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है यहाँ पे तो इसकी आती है 4.90 इंटू 10 की पावर -30, और यहाँ पे आती है 0.80 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है। तो ये कंप्लीटली 0 नहीं होता है, बट कुछ ना कुछ इसका अमाउंट कम होता है, इस कारण NF3 जो होता है वो कम डाइपोल मोमेंट शो करता है और NH3 जो होता है वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करता है। ओके, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के टॉपिक लेंगे, फाजन्स रूल, जो इस तरीके से है, फाजन्स रूल है, फाजन्स रूल्स लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपन। तो फाजन्स रूल का एक फंडा है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से आते हैं। अपन ने अभी क्या पढ़ा, कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर किस तरीके से आ रहे थे, पोलैरिटी हो रही थी एंड ऑल। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, फाजन्स रूल क्या बताता है
कि कोई भी आपके पास को आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से आएंगे या वो कोवेलेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि अपने सबसे पहले अपन ने जो फंडा पढ़ा है वो है कि कोई भी बॉन्ड क्या हो सकता है 100% ना तो कोवेलेंट हो सकता है ना आयोनिक हो सकता है। मतलब आयोनिक में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयोनिक कैरेक्टर होंगे। तो नेक्स्ट अपने जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाजल्स रूल, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे VSEPR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, तो क्लासेस जरूर अटेंड करते रहें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू में डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है। ओके।